हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटल प्लस का मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और सरी के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में, जो कि केंट का घर है, जहाँ पर वो आखिरी मैच अपना खेले थे सोमरसेट के अगेंस्ट में, और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार भी गया था। आपको याद ही होगा जो 10 विकेट से जीत हासिल करा था सोमरसेट ने। सरे की बात करें तो सरे ने आखिरी मैच जीत हासिल करा था, आपको याद होगा, हैम्पशायर के अगेंस्ट में एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में। तो अभी क्या हो रहा है कि अपने घर के बाहर सड़े ने कुछ मैचेस हारे भी हैं, कुछ जीते भी हैं, ठीक ठाक सही कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं। प्रॉब्लम्स उनके पेस अटैक में आ रहा है। हालांकि गुस एटकिंसन आप कह सकते हैं कि एक नाम है जो कंसिस्टेंटली विकेट तो निकाल रहे हैं, भले ही वो कितना इफेक्टिव हो नहीं हो वो अलग बात है। बैटिंग में डेप्थ की कमी नज़र आ रही है। ठीक है, टॉप ऑर्डर में जेमी स्मिथ अच्छा कर रहे हैं लगातार मैचेस में। विल जैक्स, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूं कि केलिंगटन ओवल के बाहर कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंसी की फिर से कमियां नजर आ रही है। पोप कुछ हद तक भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें जैसे कि रॉडी बर्न्स, लॉरी इवांस, इवन जेमी ओवरटन भी उतना ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। एक आध मैच का कुछ परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। अभी अगर कहीं पे हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो गया और वो चेस करने की बारी आई, तब इशू आ भी सकता है सरे के लिए। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पिछले मैच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करा होगा, एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में एक लो स्कोर को डिफेंड करके। केंट के लिए अभी ये मैच जीतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से वो आखिरी मैच हारे थे, और मेरे ख्याल से इसके बाद उनका ससेक्स के अगेंस्ट में कोई मैच होना था शायद, जो मैच हुआ नहीं था। तो अपने घर पे वापस आए हैं और जीत की यहाँ पर ज़रूरत है उनके लिए। वेदर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर हम कल के मैच की बात करें, मैच डे की बात करें, तो हमने बहुत सारे मैचेस खेले थे कल, ठीक ठाक गया था। मैं कहूँगा जो मैचेस हम उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, बस एक प्लेयर की वजह से ही, या फिर आप कह सकते हैं एक बॉलर की वजह से, नहीं तो ओवरऑल टीम का स्ट्रक्चर नहायत ही बुरा नहीं था। कुछ पॉइंट्स हमने निकाले थे, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा ही था, ठीक ठाक था ही था। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ हो गया होगा, या फिर आपका लॉस भी बहुत नहीं हुआ होगा, और फ़ायदा भी अगर हुआ हो तो ज़्यादा नहीं हुआ होगा, ठीक ठाक सा था। तो ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग बताने के लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो केंट यहाँ पर आपको 2-2 की बराबरी करते हुए दिख जाएगी सरे के साथ। ठीक है, तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2018 से, और यह है पहला मैच जो ओवल में हुआ था, मतलब केनिंगटन ओवल, जो कि सरे का घर है। अच्छा, आपको अगर नहीं पता हो कि आज का मैच डे है, उसके बाद 7 दिन का गैप होगा, इस बीच काउंटी चैंपियनशिप के मैचेस होंगे। 9 तारीख को वापस से आएगा वाइटल प्लस, उसके बाद लगातार 2-3 शायद मैच डेज होंगे, और फिर एक गैप, फिर काउंटी का मैच, और उसके बाद शुरू होगा रॉयल लंदन कप, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, वाइटलिटी ब्लास्ट से भी ज़्यादा। तो उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन मैं ये इन्फॉर्म करना था अगर आपको नहीं पता हो तो ये मैच हुआ था ओवल में। केंट ने बनाया था 173। दिल्ली जो उस समय में, मतलब 17-18 वाला जो सीज़न था, दिल्ली का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ करता था, लेकिन अभी उस तरह का परफॉर्मेंस उनका नहीं आ रहा है, स्पेशली बैटिंग से। दिल्ली ने लीड करा था, सरे चेज नहीं कर पाई थी। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको बिन रॉडी बर्न्स दिख जाएंगे, दिल्ली के बॉलिंग से, परफॉर्मेंस से, और केंट ने यहाँ पर जीत हासिल करा था। अगला मैच ये हुआ था कैंटरबरी में, मतलब पहला मैच जो हमारे पास आ रहा है कैंटरबरी का। सर ने बनाया था 171। जैक्स आपको दिख रहे हैं, डैनियल बेल ड्रमंड और क्लासन की बॉलिंग। केंट ने यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए, 1 रन से वो हार गए। डैनियल बेल ड्रमंड विद द बैट भी, और क्रॉली यहाँ पर परफॉर्म करने में सक्षम रहे थे। दूसरा मैच जो कैंटरबरी में हुआ, और पिछले सीजन का पहला मैच जो कैंटरबरी में हुआ, और मेरे ख्याल से यही जी हाँ, यही आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें कैंटरबरी में खेली गई है। 161 बनाए थे सर ने। ठीक है, आपको रॉडी बर्न्स दिख जाते हैं वापस से, साथ में ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने बॉलरों में से करा है, जिनमें से क्लासन अवेलेबल है। केंट चेस कर गई इनिंग्स को, क्रॉली, डैनियल बेल्डन वापस से, लिनिंग जो इस सीजन में स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा करे हैं इस ग्राउंड पर, और यहाँ पर भी कुछ रस्ते, साथ में कुन स्टीवार्ट तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। डैन मोरियार्टी के 3 विकेट्स, बाकी आपको करंट स्क्वाड पेपर से कोई दिखने वाले हैं नहीं। पिछले सीजन में टोटल 3 मैचेस हुए थे केंट और सरे के बीच में, उनमें से एक मैच आपने देख लिया कैंटरबरी में, जो मैच केंट जीती थी, और बाकी 2 मैच हुआ था ओवल में, उनमें से एक नॉकआउट मैच भी था। तो ओवल का जो रिवर्स फिक्सचर था, अगर हम उसको देखें तो केंट ने बनाया था 159। वापस से डैनियल बेल ड्रमंड और क्रॉली कुछ ना कुछ स्कोर है। इस बार बिलिंग्स रह गए थे दिल्ली के साथ। बॉलरों में से मोरियार्टी आपको दिख जाए करंट स्क्वाड में, मतलब और कोई अवेलेबल नहीं है। सर ने चेस कर लिया था लॉरी वहाँ से कुछ स्कोर से, जेसन रॉय के साथ। बॉलरों में से दिल्ली है और मिलने से कुछ विकेट्स। और आखिरी जो मैच हुआ था, जो मैच सर ने जीत हासिल करा था क्वार्टर फाइनल में, 169।
विल जैक्स जो हमेशा ही कैरेंटर ओवर में अच्छा करते हैं, ये बताने वाली कोई बात नहीं है। केंट चेस नहीं कर पाई, जैक ओनली लिनिंग के कुछ परफॉर्मेंसेस थे, साथ में जैक्स की बॉलिंग भी। मोरियार्टी लगातार तीसरे मैच पे यहाँ पर आपको परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो कैरेंटर ओवर में आप देख सकते हैं कि सारे ने काफ़ी डोमिनेट करा हुआ था, ठीक है। पिछले सीजन के दोनों ही मैच जो हुए थे वो दोनों मैच उन्होंने जीता था। उसके पहले अगर हम देखेंगे, उसके पहले वाला जो मैच था ओवल का, वहाँ पर हालांकि केंट ने जीत हासिल करा था। 2018 वाला जो मैच था। कैंटरबरी में 2 मैच हुए हैं, जहाँ पर आज का मैच होने वाला है, तो उसको अगर हम ज़्यादा हाईलाइट करें तो उनमें एक मैच में केंट ने जीत हासिल करा और दूसरे मैच में सर ने जीत हासिल करा। और अगर हम कॉमन परफॉर्मेंस ढूंढने जाएंगे तो एक नाम आपको मिलेगा, जैसे कि रॉडी बर्न्स। इस फिक्चर में 2 बार इनका नाम है और आखिरी जो मैच यहाँ पे दोनों टीम खेल के गई है, रॉडी बर्न्स ने यहाँ परफॉर्म करा हुआ है। साथ में डैनियल बेल ड्रमंड तो है ही, जिन्होंने हर मैच में कुछ ना कुछ करके रखा हुआ है, क्रॉली। और अगर हम दूसरे मैच पे देखें, और डैन मोरियार्टी हमें लगातार 3 मैच में विकेट लेते हुए दिखेंगे। और अगर हम दूसरे मैच को देखेंगे तो हमें जैक्स दिख जाएंगे बैटिंग से, डैनियल बेल ड्रमंड बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, कॉली यहाँ पर है। बस यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि देखिए, केंट ने यहाँ पर जीत हासिल करा था, कैंटरबरी वाला जो मैच था, ठीक है, ये तो वो जीती है। और दूसरा जो वो मैच हारे भी है, यहाँ पर भी वो डोमिनेटिंग हैंड थे। आप नोटिस कर सकते हैं, सिर्फ 3 विकेट गिरा था, 170 बना दिया था, बस कहीं पे जाके वो स्लो हो गए थे, इसीलिए मैच नहीं जीत पाए थे। नहीं तो डोमिनेटिंग यहाँ पर भी थे। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि कैंटरबरी का जो दोनों ही मैच था, एक मैच तो केंट जीती है, वो तो अलग बात है, और दूसरा मैच अपर हैंड केंट का ही था। कहीं ना कहीं पे जाके वो पीछे हो गए और सर ने मैच चुरा लिया, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ 3 विकेट गिरा था, ऐसा कोई बात नहीं है कि विकेट साथ में नहीं थे या रन सही से नहीं बने। दोनों ओपनरों ने रन भी बना दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैच वो जीत नहीं पाए थे, ठीक है। और ओवल के मैचेस में तो आपने देख ही लिया, जो विल जैक्स का परफॉर्मेंस रहा है, इसके सिवाय आमला वगैरह के परफॉर्मेंस रहे हैं। और अगर हम आखिरी मैच को देखें तो जो डेनली का परफॉर्मेंस था ओवल के मैदान पर, लेकिन ओवल के मैच के बारे में ज़्यादा बात करने का फायदा नहीं है। हेड टू में ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, लेकिन कुछ नाम अपने नोटिस करे होंगे हिस्टोरिकली जो पुराने प्लेयर्स रहे हैं, उनका कुछ परफॉर्मेंस है, जिनमें से स्पेसिफिकली अगर हम कैंटरबरी के मैचेस की बात करें तो डैनियल बेल ड्रमंड हमें देखने को मिले हैं, रॉडी बर्न्स एक मैच में देखने को मिले हैं, क्रॉली दोनों ही मैचों का कुछ ना कुछ स्टार्ट है। इसके सिवा डैन मोरियार्टी हमें हेड टू में देखने को मिले हैं लगातार 3 मैचेस में, और इंक्लूडिंग एक मैच में उन्होंने 3 विकेट भी निकाला हुआ था, जो कि इसी ग्राउंड पे था। मतलब डैन मोरियार्टी, रॉडी बर्न्स, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो आखिरी जो इस ग्राउंड पे खेल के गए हैं, उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। हालांकि रॉडी बर्न्स का अभी तक ऐसा तो कोई परफॉर्मेंस आया नहीं है जिसके ऊपर आप कुछ भरोसा कर सकें, लेकिन परफॉर्म उन्होंने करा है, जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये है हेड टू की कुछ बातें। अभी हम ग्राउंड के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। ग्राउंड में हमने बहुत सारे मैचेस कवर करके रखे हैं, आई होप आप लोगों को काफ़ी आइडिया हुआ होगा अभी तक। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेनली का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है हिस्टोरिकली, लेकिन जैसे दिन चलता जा रहा है ये एवरेज कम होते जा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इस ग्राउंड के बारे में बातें करें तो इस ग्राउंड पे काफ़ी रन बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है तो आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पर 190 के ऊपर, मतलब 200 के आसपास रन बन जाते हैं, और 180 के ऊपर तो यहाँ पर चेज भी हो जाता है, 180 के आसपास वाला स्कोर। कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर हमने देखे जो कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं हिस्टोरिकली और इस सीज़न में भी, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इस सीजन के मैच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 176 बनाया केंट ने। आपको डैनियल बेल ड्रमंड हमेशा ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, भले ही वो बहुत बड़ा स्कोर करें या नहीं करें। पहले वाले जो मैचेस होते थे ना, मतलब पिछले सीजन के पहले उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा नहीं था, लेकिन पिछले सीजन के बीच में से इस सीजन में जितने मैचेस हुए हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट वो ले रहे हैं। 25 रन ही सही, लेकिन स्टार्ट वो ले रहे हैं, ठीक है। देखो 42, साथ में डेनली के कुछ स्कोर्स, रॉबिन्सन जो अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, जॉर्डन कॉक्स एक और प्लेयर है, जितना मौका इनको मिला है हमेशा ही खरे उतरे हैं। लेकिन वही बात है कि इनका टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है केंट का कि बराबर इनको मौका मिलता नहीं है, और इनको ठीक से टीम बैटिंग भी नहीं देती है। कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इनके ऊपर भेजा जाता है, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है इन्होंने हमेशा ही मतलब आपके लिए डिलीवर करा है। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर की कुछ विकेट, हैम्पशायर यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी। आपको डैरेन स्टीवंस दिख जाएंगे जो सीजन के पहले 2 मैच में यहाँ पर लगातार विकेट्स निकाल रहे थे। अभी तो चलिए उतना इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं वो। साथ में क्लासन और लोगन, क्लासन भी हिस्टोरिकली इस फिक्चर इस ग्राउंड पे काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, ये देखा गया है। दूसरा मैच, अच्छा यहाँ पर स्कोर देखो 176 जो चेज नहीं हुआ, उसके बाद 178 जॉर्डन कॉक्स वापस से लीनिंग के साथ, स्पिनर्स कुछ विकेट, पेसर्स के साथ पेसलेस यहाँ पर चेज नहीं कर पाई। स्टीवेंस जैसे मैंने बताया पहले 2 मैच में 5 विकेट यहाँ पर हो गए उनके। साथ में क्लासन, बिलनेस, लीनिंग यहाँ पर बॉलिंग भी कभी कभार कराते हैं और काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं अगर टीम मतलब ज़रूरत समझी तो। साथ में डेनली के विकेट्स। तीसरा मैच वापस से देखिए रन्स कितने बन गए, और इस बार वापस से लीनिंग, डैनियल बेल ड्रमंड के कुछ स्कोर्स हैं,
पेसर्स का ही अपर हैंड, ग्लॉस्टरशायर चेज नहीं कर पाई। अभी तक 3 मैच हमने देखे हैं, ग्रेजुअली स्कोर्स बढ़ते जा रहे हैं और चेज अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। क्लासन वापस से, साथ में डेनली वापस से बॉलिंग से। डेनली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी, मतलब लगातार 50 के आसपास जो पॉइंट्स का मतलब एरिया है वहाँ पर आपको डेनली दिख जाते हैं, ठीक है। साथ में मिलनेस, सेकेंड लास्ट मैच रन्स और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। 176, 78, 83 ऐसा हमने देखा, उसके बाद 200 के ऊपर पहुंच गया। वापस से डैनियल बेल, ड्रमंड और लीनिंग, और इस बार क्रॉली के भी स्कोर्स थे। पेसर्स का अपर हैंड, एसेक्स चेस नहीं कर पाई, वापस से चेसिंग टीम चेस नहीं कर पाई। लीनिंग की बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आ गई थी। साथ में स्टीवेंस, डेनली, क्लासन, ये तो कंसिस्टेंटली है ही, मिलनेस वगैरह के भी यहाँ पर विकेट्स थे। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर रन्स काफ़ी कम बना था, ठीक है। मतलब ऊपर मैचेस से तो काफ़ी कम यहाँ पर था ही, लेकिन डैनियल बेल, ड्रमंड यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करने में सक्षम रहे थे क्रॉली और डेनली के साथ। लीनिंग को यहाँ पर प्रॉपर बैटिंग मिला नहीं था, वो बैटिंग करने ही आए थे 16th ओवर में जाके। मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पिछले मैचेस में देखा होगा तो देखिए 42 रन्स 3 विकेट्स, उसके पहले 81 रन्स, उसके पहले 64 1 विकेट। मतलब लगातार 3 मैचेस में इस मतलब उस आखिरी मैच से पहले तक जो 4 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पर, उनमें से 3 मैचेस में लीनिंग ने धावा होकर रखा था। लेकिन यहाँ पर उनको सही से बैटिंग भी नहीं मिली, बॉलिंग का भी कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि सामने वाली टीम 10 विकेट से जीत हासिल करा था, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, जो समरसेट की टीम थी। बाकी डेनली, क्रॉली के भी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, पेसर्स का ही अपर हैंड, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। पिछले मैच पर केंट उतना अच्छा बैटिंग कर नहीं पाया था, नहीं तो केंट यहाँ पे डोमिनेटिंग रहती है बैटिंग से। ग्रेजुअली उनके रन्स बढ़े जा रहे हैं। कुछ परफॉर्मर्स आपने देखे हैं, जैक क्रॉली इंटरनेशनल ब्रेक से आने के बाद से कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। डेनली के 50 के आसपास का पॉइंट कहीं नहीं जाता है इस ग्राउंड पर। जैक लीनिंग 5 में से 3 मैच में उन्होंने धागा खोल के रखा है, अभी उनको प्रॉपरली बैटिंग भी मिलनी चाहिए, ठीक है, वही एक प्रॉब्लम है। और डैनियल बेल, ड्रमंड, ये 4 तो हम देख ही रहे हैं। बॉलरों में से क्लासन हमने देखा है और डैरेन स्टीवेंस कुछ हद तक जो लगभग कंसिस्टेंट है। क्लासन अभी तक पिछले मैच में चलिए किसी को विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके पहले तक क्लासन यहाँ पर विकेट्स निकालते हुए दिखे गए हैं। बस तो यही 6 प्लेयर्स हैं। और जॉर्डन कॉक्स भी एक नाम है, लेकिन ऑफकोर्स आप 5 बैट्समैन तो लेके नहीं चलना पसंद करोगे। तो ये कुछ 6-7 प्लेयर्स हैं जिनको अपने अच्छा करते हुए देखा है। जॉर्डन कॉक्स तो पूरे सीजन में ही जितना उनको मौका मिला है उन्होंने काम पे लगाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनको मौके नहीं मिलते हैं ढंग से। प्लेइंग यूनिट की बात करते हैं। अच्छा, तो हेड टू हेड में क्या क्या चीज़ें रहा है और ग्राउंड से क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, आई होप अपने सही से देख लिया होगा। अभी बात करते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चेंज करेगी टीम। एडम मिल ने पिछले मैच में खेले थे और बहुत ही ख़राब उनका मतलब शुरुआत रहा था इस सीज़न का। डैरेन स्टीवेंस, चलिए उनको तो खिलाती है टीम, इमोशनल अटैचमेंट होगा कुछ, भले ही उनका परफॉर्मेंस हो या नहीं हो। ग्राहम स्टीवर्ट एक ऑप्शन है इनकी बेंच पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इनको क्यों नहीं खिलाती है टीम। ये T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन फिर भी टीम इनको मौका नहीं देती है डैरेन स्टीवेंस के ऊपर, जो कि मुझे लगता है देना चाहिए पर्सनली। अभी क्या ही करे टीम, अगर जो चाहेगी वो डिसीजन लेगी। लेकिन हमारे पास जो प्लेयर्स हैं और जिनको हम प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, ये 4 प्लेयर्स हमारी टीम में ज़रूर से होंगे। बॉलरों में से क्लासन को तो हम रखेंगे, बाकी डैरेन स्टीवेंस, जॉर्डन कॉक्स और मिलनेस, ये 3 ऑप्शंस हैं जिनको सिचुएशन के हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा। जॉर्डन कॉक्स को मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में लोग अगर आप इन चारों प्लेयर्स को लेते हो तो, क्योंकि जॉर्डन कॉक्स को अगर बैटिंग मिलनी है तो टॉप ऑर्डर से मिनिमम 2 प्लेयर्स का जल्दी निपटना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप चारों ही प्लेयर्स को लेते हो तब जॉर्डन कॉक्स का कोई रोल बनेगा नहीं। बैटिंग फर्स्ट में आप सोच भी सकते हो, लेकिन मुश्किल होगा अगर आप 5 बैट्समैन लेकर चलते हो तब टीम को बैलेंस करना। सारे की तरफ से बात करते हैं। सारे की तरफ से देखिए, विल जैक्स, अभी सब जनता का सोच यही है कि विल जैक्स ओपनिंग भी करते हैं, कुछ ओवर की बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बताएं तो उनकी बॉलिंग आप देख सकते हैं कि हर जगह पे काम पे आती नहीं है। एक आध विकेट कहीं से निकल आए तो आए। पिछले मैच में से ढंग से उनको बॉलिंग भी नहीं दी गई थी, 2 ओवर शायद दिया गया था। अभी हाँ, बैटिंग उनका हैंड बहुत ही अच्छा है और बैटिंग में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपने नोटिस करा होगा कि कैरिंगटन ओवल के बाहर बैटिंग से भी ढंग से उनका परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। अभी वो जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर खड़े हो जाते हैं तो बहुत लंबा खींच सकते हैं, और स्पेशली केंट की बॉलिंग जैसी रही है पिछले मैच में तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा था, ये तो आप कह ही सकते हैं। तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं कि रिकॉर्ड्स भी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत दिनों से, और इस सीजन में भी मैंने परफॉर्मेंस नोटिस करे होंगे कि जैक्स का परफॉर्मेंस कैरिंगटन ओवल के बाहर उतना अच्छा नहीं होता है। बाकी जेसन स्मिथ अच्छा कर रहे हैं, भले ही स्लो खेलें, कुछ खेलें, वो रन्स बना के देते हैं जो आपके लिए काम पे आते हैं। उसके बाद लॉरी इवांस हैं, ओली पोप ऊपर ही आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं।
तीनों ही मैच में उन्होंने कुछ ना कुछ करके रखा हुआ है, भले ही रन वो ज़्यादा नहीं बना पाए हैं लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश वो करते ही रहते हैं। रॉडी बर्न्स इस फिक्चर में इनका परफॉर्मेंस अच्छे हैं, लेकिन आप इनको मैनेज अगर करना चाहते हो तो टॉप ऑर्डर से किसी एक प्लेयर का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि समझ लो रॉडी बर्न्स के अगर ऊपर आप ले रहे हो तो विल जैक्स के ऊपर आप ले रहे हो तो तभी जाके आप रॉडी बर्न्स को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, रॉडी बर्न्स कभी भी T20 प्लेयर है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर उन्होंने करके रखा है इस फिक्चर में, हमने देखा है जो आखिरी बार वो खेल के गए थे। बाकी ऑप्शंस की बात करें, जॉर्डन क्लार्क आज के मैच में अवेलेबल हैं, अगर ये खेलते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। जेबी ओवरटन ने पिछले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी। अभी ये एक प्लेयर ऐसा है जो हमेशा ही हमको चकमा देने में सक्षम रहता है। कैसे, जब हम सोचते हैं कि इनका रोल आएगा, हम इनको टीम में लेंगे, तब इनको बॉलिंग नहीं दी जाती है और बैटिंग भी ढंग से नहीं आती। बैटिंग देखिए, इनका कोई बैटिंग का गारंटी नहीं है। अगर ये 15 गेंद खेल जाते हैं तो ये आपको आसमान तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 15 गेंद खेलने की मेंटालिटी होनी चाहिए। ये तो पहले गेंद से ही मारने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आज के मैच में जॉर्डन क्लार्क खेलते हैं तो फिर से जेमी ओवरटन का ओवर कट होने वाला है, ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि जॉर्डन क्लार्क नहीं खेल रहे थे तभी हम जेमी ओवरटन को 6 बॉलर के तौर पे कंसीडर कर रहे थे। अगर जॉर्डन क्लार्क खेलते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 और विल जैक्स 6 हो गए, 7th ऑप्शन होंगे जेमी ओवरटन, तो तब इनको बॉलिंग मिल पाना मुश्किल है। ठीक है, बैटिंग के लिए आप सोच सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स एक ऑलराउंडर सेक्शन में एक प्लेयर को आप नहीं लोगे सिर्फ बैटिंग की वजह से, वो भी कंसिस्टेंट कोई बैट्समैन नहीं है, और एक ओवर की बॉलिंग की वजह से आप नहीं लोगे, तो उससे ज़्यादा जो प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलेगा उनको ही आप लेना पसंद करोगे, तो जॉर्डन क्लार्क का नंबर वहाँ पे आ जाना चाहिए। बाकी जेमी एसन, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये T20 प्लेयर है नहीं, भले ही बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं तो आप शायद टीम में रखना भी चाहो, लेकिन इनसे बेटर परफॉर्मर और इनसे बेटर मतलब ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले परफॉर्मर T20 सर्किट में है। अगर लॉन्गर फॉर्मेट होता तो मैं शायद नहीं कहता, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में मैंने अभी तक जेमी एसन कुछ करते हुए नहीं देखा है। हो सकता है कि आज के मैच में 5 विकेट लें, 50 रन बना दे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक मैंने उनको शॉर्टर फॉर्मेट में, जितने दिनों से मैं इनको सुपर स्मैश के दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, सुपर स्मैश में मैं खेल रहा हूँ लगभग 3-4 साल हो गए, तो वहाँ से जब से इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली कुछ खास करते हुए देखा नहीं है शॉर्टर फॉर्मेट में। एक आध मैच में एक आध परफॉर्मेंस हो भी सकता है, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली कुछ नहीं। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, परसेंटेज प्लेयर होंगे ये। डैन मोरियार्टी हमारी टीम में जरूर से होंगे। एटकिंसन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि पेस अटैक को यही लीड कर रहे हैं, चाहे पावर प्ले में कितनी बुरी बॉलिंग क्यों ना कराएं, लेकिन विकेट ये निकालना जानते हैं और विकेट निकाल भी रहे हैं। थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, उसका अभी तक रिफ्लेक्शन आया नहीं है, लेकिन अभी आपको पसंद हो नहीं हो, विकेट्स तो वो निकाल रहे हैं, तो स्मॉल लीगों को लेना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर होंगे? स्मिथ मतलब डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं कीपर में। उसके बाद ओली पोप, आपको डिसीजन लेना है कि लॉरी इवांस और रॉडी बर्न्स में से आप किसको लोगे। और विल जैक्स को तो आपको लेना ही पड़ेगा, परसेंटेज कैप्टन है क्योंकि, और एक्सपोजर प्रॉपर्ली मिलेगा, कुछ करे नहीं करे लेना पड़ेगा स्मॉल लीग में, हम मजबूर इन है। लॉरी इवांस और रॉडी बर्न्स के बीच में आपको एक प्लेयर को लेना है। ठीक है, रॉडी बर्न्स आखिरी मैच जो यहाँ पर खेल के गए हैं, रन बना के गए हैं, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ये डोमिनेटिंग नज़र नहीं आते हैं T20 सर्किट में, लेकिन रिकॉर्ड्स हैं। तो इन 5 में से 4 आपको हो गए। उसके बाद डैन मोरियार्टी 5 प्लेयर्स, गस एटकिंसन 6ठे प्लेयर। 7वां प्लेयर अगर आपको लेना है, जो मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, तो काइल जेमिसन को आप ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करेंगे कि ओली पोप को भी ड्रॉप करेंगे, और हो सकता है ये जो बैट्समैन का सेक्शन है यहाँ पर पूरा ही लोग खाली कर दें, क्योंकि अगर यहाँ से लोग प्लेयर लेने के जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 लगभग आप पकड़ के चलो। अगर यहाँ से भी आप प्लेयर लेने जाते हो तो 6-7 प्लेयर्स हो जाएंगे सारे की तरफ से, जो कि पॉसिबल नहीं होगा टीम बनाने के टाइम पे। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं हम आगे किस तरह से टीम बना पाते हैं। कैप्टन मैसेज एंड चॉइस की बात करें, परसेंटेज लीडिंग का अभी भी हाई है, लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब हम स्मॉल लीग खेलने जाएंगे ना, हमारे कॉन्टेस्ट में बहुत कम लोग होंगे जो लीडिंग को कैप्टन बना के लाएंगे, इवन टीम में भी रखेंगे। ठीक है, पिछले मैच में भी इनका ज़्यादा था, लेकिन लोग ले ही नहीं रहे थे। रीज़न एक ही है कि इनका नाम उतना बड़ा नहीं है और ये काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, मतलब 4 नंबर पे तो ये लिस्टेड ही है, कभी कभार उससे भी नीचे इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, बॉलिंग कर सकते हैं दिन के या नहीं पता नहीं, लेकिन परसेंटेज है ये। उसके बाद डेनली और डीबी क्रॉली, ये चारों ने ही अभी तक परफॉर्म करा हुआ है बैटिंग से। कुछ अगर हम मेजर परफॉर्मर्स की बात करें तो उसके बाद स्टीवेंसन मिलनेस बॉलरों में से और कॉक्स बैट्समैन में से अगर आप चाहो तो, लेकिन कॉक्स को मैनेज कर पाना मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही होगा स्मॉल लीग में। सारे की तरफ से जैक्स और जेसन स्मिथ सेफेस्ट में होंगे। उसके बाद पोप और एटकिंसन। रिस्क लेना है तो डैन मोरियार्टी यहाँ से आपको दिख जाएंगे, और इवांस और जेमी ओवरटन। जेमी ओवरटन का रोल तभी बढ़ेगा अगर जॉर्डन क्लार्क नहीं खेलते हैं तो, जिसका चांस मुझे बहुत कम नजर आता है। अगर जॉर्डन क्लार्क खेलते हैं तो फिर से जेमी ओवरटन का बॉलिंग
काम पे नहीं आएगा, ये आप पकड़ के चल सकते हो। अगर एक ओवर में जो 6 विकेट निकालते हैं तो अलग बात है, नहीं तो बॉलिंग उनको ज़्यादा मिलने वाली है नहीं, और बैटिंग से ही वो जो कुछ करेंगे वो करेंगे, लेकिन सिर्फ बैटिंग की वजह से आप एक ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर को नहीं ले सकते। तो यही एक पॉइंट है। तो मैंने ऐसा एक टीम यहाँ पे बना के रखा है जो मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है, मैं सही बताऊँ तो। बस एक ही रिस्क है कि लॉरी इवांस या रॉडी बर्न्स का जो एरिया है वहाँ से मैं किसी को नहीं ले पाया। अब क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे क्लासन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए मिलनेस हमारे टीम में होंगे क्योंकि मिलनेस इनफॉर्म बॉलर हैं, ठीक है। ये सीज़न के शुरुआत से ही अच्छा करके आ रहे हैं और अभी इनका मूवमेंट चल रहा है। अब इनको शायद ड्रॉप नहीं करना चाहोगे, लेकिन क्लासन इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, तो मैंने दोनों को ही ले लिया है। अगर आप दोनों में से एक को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो रॉडी बर्न्स या लॉरी इवांस को। अगर सरे पहले बैटिंग करती है ना तो कोशिश करना एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड करने की, ठीक है। बाकी गस एटकिंसन और मोरियार्टी तो हमारे टीम में है ही। जनता बॉलरों में से काइल जेमिसन को अभी भी लेके चल रहे हैं, डिस्पाइट उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं आ रहा है, मिलने को भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लेना। और यहाँ पे बॉलरों में से और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑलराउंडर सेक्शन में एक चीज़ ध्यान से समझ लो, ठीक है। दो चीज़ मतलब होगा अगर, तो जेमी ओवरटन आपकी टीम में ज़रूर से हो जाना चाहिए। दो चीज़ क्या क्या? पॉइंट नंबर 1, अगर सरे पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर जॉर्डन क्लार्क नहीं खेल रहे हैं। ये दो चीज़ अगर आप देख रहे हो तो जेमी ओवरटन को कैसे भी करके मैनेज करना है, कैसे भी करके। अब कैसे करोगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, अभी ओली पोप को अभी भी लोग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जनता अभी क्या है, कंफ्यूज्ड है। लीनिंग उसके बाद लॉरी इवांस, यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में जेमी ओवरटन, इसके बीच में, तो इसीलिए पोप अभी तक मैनेज नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पोप आपके टीम को बैलेंस करते हैं, ठीक है। विल जैक्स ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है, भले ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ या चाहे नहीं बनाओ। डैनियल बेलड्रमन लीनिंग मैं इस ग्राउंड पे नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे वो माइनस दे के जाएँ, 0 दे के जाएँ, मैं इस ग्राउंड पे लीनिंग को छोड़ने वाला हूँ नहीं। और क्रॉली, यहाँ पे मुझे 1-2 प्लेयर्स का तो लेना था, जैसे कि रॉडी बर्न्स या लॉरी इवांस में से एक, और जेमी ओवरटन मैं बार बार कह रहा हूँ अगर जॉर्डन क्लार्क नहीं खेलते हैं तो ही जेमी ओवरटन की प्रायोरिटी बढ़ेगी। देखिए ऐसा हो सकता है कि जेमी ओवरटन को 1 ओवर की बॉलिंग मिला, उसी 1 ओवर में 3 विकेट निकाल लिया, हो सकता है, लेकिन आप उस तरह से काउंट नहीं कर सकते। जिसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा उस प्लेयर के ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। और यहाँ पर मिलनेस क्लासन है, यहाँ पर लोग जेमिसन के साथ भी जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये क्लासन वाला रिस्क नहीं लेने को तो आप जेमिसन को भी ले सकते हो। मतलब छोटी मोटी कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो भी टीम होपफुली टॉस जीतेगी यहाँ पर बैटिंग ही करेगी पहले, तो जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है ना उनके बैट्समैनों को अंडर एस्टिमेट मत करना। उनके बैट्समैन को मिनिमम 3 से 4 बैट्समैन लेके चलना, ठीक है। क्या पता कौन सा बैट्समैन चल जाए और आपके लिए बड़ा कुछ करके दे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मेरे लिए लीनिंग बेस्ट ऑप्शन है इस राउंड पे, ठीक है। उन्होंने परफॉर्म करके रखा है, 5 में से 3 मैच में उन्होंने धागा खोल के रखा है। अभी प्रॉब्लम एक ही है कि इनको प्रॉपरली बैटिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपरली बैटिंग मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास जैक्स का ऑप्शन तो है जो परसेंटेज प्लेयर होंगे, लेकिन मैं कहूँगा डेनली के साथ जाओ, क्योंकि डेनली यहाँ पे कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देते रहते हैं। बॉलिंग भी इनकी काम पे आ ही जाती है यहाँ पे, और पिछले मैच पर थोड़ा बहुत उन्होंने मोमेंटम गेन करा था। मैं नहीं कह रहा कि फॉर्म पे वापस आ गए होंगे, लेकिन मोमेंटम उन्होंने दिखाया हुआ था कि थोड़ा थोड़ा करके वो वापस आ रहे हैं अपने मोमेंटम पे, तो इसीलिए। बाकी अगर आप चाहो तो जैक्स के साथ भी जा सकते हो। ऑप्शनल है डैनियल बेलड्रमन जो इस ग्राउंड पे हमेशा स्टार्ट लेते रहते हैं। इस फिक्चर में भी इनके रिकॉर्ड्स बुरे नहीं हैं, लेकिन बैट्समैन होंगे, बॉलिंग का क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। अगर बैटिंग से फेल तो फेल आप समझ सकते हो, वही बात है, ठीक है। तो यही रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। 2-3 जगह होगा जहाँ पर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। अगर वो सही हो गया तो ये मैच आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। टॉप ऑर्डर जो केंट का है वो स्ट्रॉन्ग है, उनको सभी लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होता है ना तो 20-25 रन आपके लिए मैटर नहीं करेगा। इतना रिस्क अगर आप ले सकते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी चीज़ें वेट कर सकती हैं इस मैच पर, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।